शादी होती है। वो एक तो ये जो मुझे लगता है गाँव में जो बच्चे हैं वो बदमाश होते हैं। मेरे ग्रैंडफादर कहीं से आते थे, ग्रैंडफादर कजन थे, वो आते ही मुझसे पूछते थे कान में, बदमाशियाँ करनी कुछ, आज क्या बदमाशी की? मैंने कहा आज तो कुछ नहीं किया, तो कुछ करके आ जाओ फिर बताना। मैं भी खेल से जाता था, गमला धड़का देता था, गमला फूट जाता था, मैं आके बोलता था आज करके गमला फोड़ के आ गया। तब तक कंप्लेन आता था मेरा, गमला फोड़ दिया इसने। मेरे ग्रैंडफादर मुझे डिफेंड करते थे, अच्छा किया, कुछ तो किया। ये जो बदमाश जो बच्चे होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। गांव में बदमाश बनने की पूरी संभावना है। परेशानी ये हो गई है आजकल, जैसे आपने कहा ना कि आप इमेजिनेटिव थे, आप इमेजिनेटिव थे, वो इमेजिनेशन की कैपेसिटी गांव के बच्चों में ज्यादा होती है, पढ़ाने में भी लगता है। जैसे जेएनयू में 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक तो लेडीज कॉलेज से आती हैं लड़कियां, जो अर्बन लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, एक गांव के आते हैं। जब हम लोग उनसे बात करते हैं, उनको लिखने के लिए कहते हैं, तो जो अर्बन लोग हैं वो अंग्रेजी बहुत अच्छी लिखते हैं, लेकिन एनालिसिस जीरो है, बहुत कम आता है। जो गांव के लड़के हैं उनकी अंग्रेजी बड़ी खराब होती है, लेकिन उनका एनालिसिस परफेक्ट रहता है। वो ऐसा इंसाइट आपको देंगे चीज़ों के बारे में कि आप भी उसको नहीं जान रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इवन स्पोर्ट्स में ये रूरल सिविलाइजेशन की ये बड़ी खासियत रही है। दुनिया भर में जहाँ भी रूरल सिविलाइजेशन रहा है, स्मॉल सिटीज, स्मॉल विलेजेस जहाँ रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत रहा है और उनका लर्निंग ग्राफ फास्ट रहा है। अभी क्या परेशानी हमारी हो गई है कि हमारा जो नॉलेज है वो पूरा शहर में शिफ्ट कर गया, तो बहुत जगह ये प्रॉब्लम हो रहा है अभी भी। जैसे यदि आप बिहार के बच्चों को देखें, जो ग्रामीण बच्चे आते हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो तमिल बच्चे आते हैं, आपने एक फिल्म देखी होगी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, है ना, गांव का आदमी था बट उसका मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग था, उसका रिफ्लेक्सिव माइंड इतना तेज था कि जो प्रोफेसर थे वो लोग कहते थे भाई तुम कारण बताओ कि अराइव कैसे किए इस पे। वो कहता ये मुझे मालूम नहीं है, मेरी रिफ्लेक्सिविटी में वहां पहुंच गया। तो मुझे लगता है उनकी रिफ्लेक्सिविटी बहुत फास्ट होती है, इसीलिए जब वो कहीं नए काम में भी जाते हैं उनका लर्निंग प्रोसेस बहुत फास्ट रहता है। तो बहुत सारे एजुकेशनिस्ट अब ये कहने लगे हैं कि बचपन में उनको ज़्यादा पढ़ाने के बदले ज़्यादा इंटरेक्शन का स्पेस, नेचर के साथ इंगेज करने का स्पेस। जो अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत सर्च किया जी, एक ਉਹਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਈਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕੋਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉਹ ਐਰੋਪਲੇਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। We become more active. पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपका लेक्चर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मोटिवेटिंग था। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम सब क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है वो हमें सिर्फ एक ही चीज़ की तरफ पिनपॉइंट क्यों कर रहा है? इससे कैसे ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। I know. Both are suffering. Both are suffering. And nothing we are. I don't know what are we getting out of it. But somehow we are not thinking out of box. That's a big problem. Mostly creative इसी में ही मर जाती है बच्चों की। हाँ। क्योंकि पढ़ने में लगे रहते हैं और creativity का नहीं। I agree. also It goes like. Hello. Doctor साहब, my one question is, क्या हो रहा है कि स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, हाई मेरिट वाले होते हैं और उनकी सिलेक्शन गवर्नमेंट स्कूल्स में होती है, लेकिन वहाँ से रिजल्ट नहीं आ पा रहा। दूसरी तरफ जितने भी ये पब्लिक स्कूल्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं उनके, वहाँ में मोस्टली टीचर्स वो होते हैं जो सिफारशी होते हैं। मोस्टली, यहाँ मेरी सहेली है मैं उसको ले जाऊँगी, मेरा फ्रेंड है उसको मैं ले जाऊँगी, राइट, मोस्टली। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनैलिटी गवर्नमेंट स्कूल के पर्सनैलिटी से बिल्कुल डिफरेंट है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस?
दो इशू है। एक तो मुझे लग रहा है कि क्या इनोवेशन करना चाहिए हमें एग्जाम सिस्टम में। जैसे जेएनयू जब बना था तो इन्होंने एक इनोवेशन किया जो अलग है बाकी जगह से। वो ये है कि हमारा जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसमें रिटन एग्ज़ाम का जब बच्चे एक साथ बैठ कर लिख रहे हैं उसका वैल्यू बहुत कम है, सिर्फ 50% है। उसमें भी हम कम कर सकते हैं, चाहे कोई टीचर चाहे तो और भी कम कर सकता है। बाकी क्या है 50% में हम जो क्लास में डिस्कस करते हैं, जो सवाल वो रेज कर रहे हैं और जो टर्म पेपर वो लिखते हैं। टर्म पेपर में हम उन्हें पूरा फ्रीडम देते हैं कि आप अपना सवाल उठाओ, अपना आंसर करो और वो डिस्कस करो। घंटे घंटे भर हम उसके टर्म पेपर को डिस्कस करते हैं। डॉक्टर साहब मेरी कहने का मतलब नहीं, आपका भी आ रहा है, सवाल नहीं आ रहा है, इनका सवाल आता है। तो अब ये मुझे लगता है कि एग्जाम सिस्टम में इनोवेशंस की जरूरत है। जैसे हम लोग अभी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि यदि हम ओपन बुक एग्जाम करते हैं तो किताब की जरूरत, जैसे जो चाहो किताब लेके जाओ, मेरे सवाल का जवाब करो। ये हमने भी एक्सपेरिमेंट किया था पहले, वो भी मुझे लगता है ठीक है। किसी भी तरीके से जो एग्जाम सिस्टम हमारा है वो डेफिनेटली सही नहीं है, उससे हमें बाहर आने की ज़रूरत है। लेकिन हम कैसे, जो सरकार नौकरियों के लिए लोगों को ढूंढता है या प्राइवेट सेक्टर ढूंढेगा, उसको कैसा सर्टिफिकेट हम दें कि उनको ढूंढने में सहूलियत हो, ये अभी समस्या है। लर्निंग इज नॉट, एग्जाम इज नॉट फॉर लर्निंग, एग्जाम इज फॉर इवेल्युएटिंग how much you know for the industry or the government. That is their problem. That's why they want to put you in first grade, second grade, third grade. And but they will see your biodata, CV and all. There are n number of people who have only second grade, but they are more creative in the first grade. मैं स्कूल के कुछ टीचर से बात कर रहा था तो कह रहे थे कि हमारे कुछ बच्चे हैं जो फिजिक्स में बढ़िया कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों नहीं बढ़िया कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो समझ नहीं पा रहे ठीक से। मैंने बच्चों से बात की तो मुझे लगा कि बच्चों को फिजिक्स के साथ एंगेज करने का मौका नहीं मिल रहा। उनको लगा फिजिक्स इज अ बुक, फिजिक्स इज नेचर। आर यू एबल टू टेल देम दैट व्हेन यू आर रीडिंग फिजिक्स यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द नेचर? तो उसकी क्रिएटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। इफ यू आर टेलिंग देम दैट you are only supposed to mug up this formula from the physics book, will never be attractive. But the exam has to reproduce what you have learned from the book. I think that innovation is necessary, and therefore other things should be included in the exam, like making models, physics models. I'm talking about the physics. That should be part of it. और यदि मेरा बस चले तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में एक सेमेस्टर हर एक स्टूडेंट को गांव में जाके रहना फोर्सफुली कर दूँ कि आप गांव में जाके रहो 3 महीने, एनालाइज करके लाओ कि वो प्रॉब्लम है, उसका एक प्रॉब्लम ढूंढो और खोज के लाओ कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, ताकि आप अपने क्रिएटिविटी को, नॉलेज को टेस्ट भी कर सको क्या है आपका। सो आई थिंक न्यू काइंड्स ऑफ एग्जाम सिस्टम हैज टू बी इनोवेटेड इन इंडिया एंड इन द वर्ल्ड इट इज बीइंग डन। जैसे मैं आर्ग्यू कर रहा हूँ कि लेट स्टूडेंट्स मेक फिल्म्स and let that be considered as thesis. अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ऐसा हुआ, एक लड़के ने जमा किया अपनी फिल्म को, कहा कि मैं लिखूंगा नहीं, ये मेरा थीसिस है। तो लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि एक फिल्म तो अपने आप में एक थीसिस है। जो लोग फिल्म बना रहे हैं उसमें तो बहुत मेहनत करके वो क्रिएटिविटी है और निकाल के आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं। जैसे वो जो फिल्म थी 3 Idiots, it's a creative film, it's making an argument. What do we do in thesis? You have a problem, you are giving a solution. You have a thesis, you are challenging a thesis, you are giving a new thesis. That's the research. So I think these new ways of should be included in that. How do you test somebody's creativity? So instead of the capacity of mugging up is being tested, we should test the human being's creative capacity. I think that innovation is it. मुझे लग रहा है कि आप जो कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चे क्यों खराब कर रहे हैं, Despite the fact, रिजल्ट वो नहीं मिल रहा, वही मैं कह रहा हूँ, टीचर दे सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, जो despite the fact that they have better teachers yes, compared to private school, yes, yet the government schools are not giving best result. मुझे लग रहा है कि सरकारी स्कूल्स पे इनोवेशन का स्कोप बहुत कम है। तो जो रूल बाउंड है इस तरीके से और जो ऊपर से कंट्रोल उनके ऊपर है, इसके चलते इवन टीचर्स
are not very happy there, that they are not able to use their creativity. जो creative space उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। आप देखिए डिफरेंस क्या है, जो JNU को में डिफरेंस है टीचिंग में और जो बाकी जगह में वो क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि JNU का जो क्लासरूम है और जो मेरा ऑफिस है वो 24/7 खुला हुआ है, पहली बात। दूसरी बात कि सिलेबस क्या पढ़ाना है वो मैं डिसाइड करता हूँ। मैंने सिलेबस डिसाइड किया, वो पास होता है एकेडमिक काउंसिल से पास होकर, मैं डिसाइड करता हूँ। एग्जाम मैं देता हूँ, कॉपी मैं एग्जामिन करता हूँ, रिजल्ट भी मैं देता हूँ। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेरा कोर्स पॉपुलर है कि नहीं, मेरा कोर्स लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे क्रिएटिविटी को डेमोन्स्ट्रेट करने का पूरा स्कोप है। अब मुझे मेरे ऊपर क्या बंदिश है, कोई बंदिश नहीं है। मैं चाहूँ तो ना भी पढ़ाऊँ, लेकिन चूंकि मुझे अपने क्रिएटिव स्पेस मुझे मिला हुआ तो मैं पूरा उसको एंजॉय करता हूँ। यदि मेरे क्लासरूम में पढ़ाने के बाद मेरी बातों के ऊपर जो क्लासरूम में मैंने पढ़ाया, बाहर क्लासरूम के खूब डिस्कशन हो रहा है, इसका मतलब मैं एक सक्सेसफुल टीचर हूँ, मेरा कोर्स लोकप्रिय है। अब होता है, यू विल बी सरप्राइज कि आपकी मुलाकात किसी ऐसे स्टूडेंट से होगी जो आपके विषय से दूर दूर तक रिलेटेड नहीं है। वो आपसे कहेगा कि सर आपका ये आर्गुमेंट मुझे पसंद नहीं है या पसंद है। तो मैंने पूछा कि आपको मेरे इस आर्गुमेंट पर कैसे मालूम हुआ? तो बताया सर आपका जो स्टूडेंट था वो मेरे कमरे में रहता था और उससे बहुत बहस होती जाके क्लास के बारे में। That is the space, creative space that you have opened up. That makes JNU JNU. JNU is made only because of this. That space is completely open up. जो बातें हम लोग क्लासरूम में करते हैं उससे ज़्यादा हम लोग बाहर करते हैं। गंगा ढाबा में बैठे हुए टीचर्स और स्टूडेंट्स रात के 2 बजे तक बातचीत कर रही है। वो स्पेस गवर्नमेंट स्कूल धीरे धीरे श्रिंक कर रहा है, JNU में श्रिंक कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली JNU में क्या हो रहा है, अब हमारे वाइस चांसलर कह रहे हैं कि वहाँ अटेंडेंस कंपलसरी होगा। अटेंडेंस कंपलसरी करके किसी टीचर को थोड़ी आप फोर्स कर सकते हो नॉलेज डिलीवर करने के लिए। टीचर को नॉलेज डिलीवर करने के लिए मोटिवेट करना पड़ेगा आपको उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, आपको टीचर के अंदर उस प्रोसेस को क्रिएटिव बनाना पड़ेगा जिसको नॉलेज डिलीवर कर रहा है। मुझे लगता है सरकारी स्कूलों में क्या हो गया है, ये जो पावर कंट्रोल ये तमाम चीजें हैं उसके चलते वो क्रिएटिव स्पेस कम हो गया ज़्यादातर जगह। कुछ सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ मैंने देखा है जहाँ ये क्रिएटिव स्पेस अवेलेबल है, बट वो डिपेंड करता है प्रिंसिपल के ऊपर और बाकी लोगों के ऊपर। वहाँ भी ऐसा है कि बहुत एक्टिव रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे क्या हुआ है कि बिल्कुल ही एक टीचर जो बहुत क्वालिफाइड है वो अपना बेस्ट स्टूडेंट्स को कैसे देगा, आप फोर्सफुली थोड़ी दे सकते हो उससे, वो तभी देगा जब उसका मन करेगा। दिस इज डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड मैनेजर। अभी अपोलो टायर वालों का एक स्कूल है, अपोलो इंटरनेशनल, उन्होंने हमें बुलाया एडवाइस करने के लिए कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। हमारी बातचीत होने लगी, अंत में मैंने उनसे कहा कि जनाब टायर बनाना और इंसान बनाना दोनों में बहुत फर्क है। आप टायर बना के वर्ल्ड के नंबर 1 हो सकते हो, लेकिन उसी तरीके से इंसान को बना के नंबर 1 नहीं हो सकते। वो इंसान है, वो अलग चीज़ है। आपको अपने टीचर्स को फ्रीडम दो, उसको क्रिएटिविटी दो, क्रिएटिव स्पेस दो, उस पर ट्रस्ट करो, तभी वो बढ़ के आगे आ सकेगा। इसलिए मुझे लगता है वहाँ जो एक बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है प्राइवेट स्कूल्स में, जैसे आप देखते हैं दिल्ली के स्कूलों में देखते हैं कि काफ़ी स्पेस वो, जैसे कोई टीचर है उनकी अपनी क्रिएटिविटी सपोज पेंटिंग में है तो काफ़ी स्पेस उनको देते हैं बच्चों के साथ पेंटिंग में इंगेज करने। एंड मोस्ट ऑफ द टीचर्स हु कम आउट फ्रॉम द स्कूल दे आर हैप्पी अबाउट देयर क्रिएटिविटी। मैं जब अपने बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूलों में ढूंढ रहा था तो मैं सिर्फ एक चीज़ देखता था, मैं छुट्टी के टाइम पे वहाँ खड़ा हो जाता था और ये देखता था कि उस स्कूल की टीचर खुश है या नहीं है। ये टीचर के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो मैं वहाँ अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, कितना भी बड़ा स्कूल। मुस्कुराहट होने का मतलब है कि दिन भर के काम के बाद भी द टीचर इज कमिंग आउट फ्रॉम द स्कूल हैप्पीली, एंड दैट हैपेंस not because of the money that they get, not because of anything else, but only because of this, that when you are teaching, you are enjoying that a lot. And you are enjoying if you have that freedom. And that is what is lacking in these schools. Thank you very much. Thank you.
सर मेरा क्वेश्चन है इमेजिनेशन के बारे में। आपने बताया कि इमेजिनेशन मस्ट है, क्रिएटिविटी हमारे लिए हेल्पफुल है, तो क्या किसी स्टेज पे इमेजिनेशन करना हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकता है? कई बार हम अपनी इमेजिनेशन में इतना खो जाते हैं कि हमारी क्रिएटिविटी एंड दूसरी तरफ अगर हम ले जाएं तो हमारा करियर, क्या उसमें वो नुकसानदायक है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि आपके जो फ्रेंड थे वो आर्ट्स में ज़्यादा अच्छे थे, आप साइंस में थे, लेकिन आपने आर्ट्स लिया और उसने साइंस लिया और उसमें आपने बहुत अच्छा किया। तो क्या एक बंदा क्रिएटिव है, इमेजिनेटिव है, उसमें कैपेसिटी उस लेवल की हो सकती है कि वो उस चीज़ को अचीव कर पाए कि नहीं हो सकती? जैसे मैं ही बोलूँ कि मैथमेटिक्स में मैं अच्छी नहीं हूँ, तो आपने बोला कि एवरीथिंग पॉसिबल ना, तो क्या किसी स्टेज पे मैं मैथमेटिक्स में इतना अच्छा कर सकती हूँ जितना पॉलिटिकल साइंस में कर रही हूँ? तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए किसी स्टेज पे रुकावट भी बनते हैं या हम हर कुछ कर सकते हैं? ब्रेन की कोई लिमिट है भी कि नहीं है? तो हमें ब्रेन की एक लिमिट तय करनी चाहिए कि हम ये नहीं कर सकते, या फिर हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि नहीं मैं सब कुछ कर सकती हूँ, हमारी लिमिट स्काई तक है? तो ये चीज़ है, या हमें अपनी लिमिट बनानी चाहिए कि मैं इसमें नहीं जा सकती, मेरे लिए अगर साइंस फील्ड है तो साइंस में अच्छा करूँगी, आर्ट्स नहीं है, या आर्ट्स में अच्छी हूँ तो साइंस में मुझे नहीं जाना चाहिए? तो क्या ये चीज़ें हमारे लिए हो सकती है या नहीं? थैंक यू सर। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपने केनेथ एरो का नाम सुना है? केनेथ एरो? नहीं, केनेथ एरो हैं जो फिजिक्स के टीचर थे यूएस में। वो गए फिजिक्स का कॉन्फ्रेंस अटेंड करने। कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही बगल में इकोनॉमिक्स का कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, तो गलती से वहाँ जाके बैठ गए और फिर वहाँ सोचने लगे कि लोग क्या बात कर रहे हैं। सोचते सोचते उन्होंने 80 पेज की एक किताब लिखी, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक्स दिया। वो 80 पेज की किताब इकोनॉमिक्स की सबसे महत्वपूर्ण किताब है। यही नहीं, आप ये भी जान लें, उस 80 पेज की किताब के ऊपर काम करने वाले कम से कम 20-25 इकोनॉमिस्ट को नोबेल प्राइज भी मिला है। ठीक है, वो फिजिक्स के टीचर थे। मेरा ख्याल है कि देयर इज नो लिमिट टू इमेजिनेशन। आपने एक फिल्म देखी मैट्रिक्स? नहीं, मैट्रिक्स जरूर देखिए। मैट्रिक्स यही बताता है कि देयर इज नो लिमिट टू इमेजिनेशन। हम दीवार पे इसलिए नहीं चढ़ पाते हैं कि वो कभी हमारे इमेजिनेशन में नहीं रहा। उस फिल्म में क्या होता है कि एक आदमी की इमेजिनेशन को चेंज करना शुरू करता है, और चेंज करते ही वो ऐसा सा काम करता है जो ह्यूमन बीइंग के लिए हम लोग ह्यूमनली इम्पॉसिबल मानते थे। तो पहले मुझे लगता था ये फिल्म ऐसी आर्टिफिशियल है, लेकिन जब से मैंने एक दूसरा वीडियो देखा जिसमें साउथ में कहीं पे एक लड़का दीवार पे चढ़ जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ह्यूमन कैपेसिटी इज अनलिमिटेड। दैट डजंट मीन दैट वी कैन डू एनीथिंग व्हेनेवर वी वांट। द पॉइंट इज दैट if we want something very seriously, then we start trying for that. When we start trying for that, we develop the capacity also. इसलिए जब किसी फिल्म में ये डायलॉग आता है कि जब तुम किसी चीज़ को चाहते हैं तो कायनात की ताकतें तुम्हारे साथ लग जाती हैं, ये फिल्म शाहरुख खान वाली है, तो वो बड़ी सटीक डायलॉग है, ये गलत डायलॉग नहीं है। कायनात की ताकतों के लगने का मतलब है सिंपल चीज़ कि तुम अपने अंदर की उस कैपेसिटी को डेवलप करने की कोशिश करो। मैथमेटिक्स कोई ऐसी चीज नहीं है ना जो नहीं कोई जान सकता है। जब हम शुरू करते हैं नहीं इंटरेस्ट आया, बहुत बार तो ये होता है कि आपको टीचर कैसा मिला इस पे डिपेंड करता है कि आपका उस डिसिप्लिन में इंटरेस्ट आया। और अचानक कोई टीचर दूसरा मिल गया तो आपका इंटरेस्ट उधर डेवलप कर गया। इसलिए ह्यूमन माइंड का जो कैपेसिटी है वो इनफिनाइट है। और इमेजिनेशन में एक बात जरूर है, मुझे लगता है वो लिमिट हमें जानना चाहिए कि किस वक्त हम क्या अचीव कर पाते हैं। ये नहीं कि हम इस चीज को कभी अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये कि क्या इस वक्त हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। दैट इज द लिमिट दैट
one must keep working for it. एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूँ। एक छोटे बच्चे को उसके पिताजी ने टी शर्ट दिया, ये बड़ा चल रहा है आजकल, व्हाट्सएप पे भी खूब चल रहा है। टी शर्ट दिया, कहा कि कितने का टी शर्ट है, बोला $1 का। सुना आपने? ऐसे बेच के आओ $2 में, सुना ही होगा आपने। And that goes on and on and on. And what is the imagination he uses? First time वो स्कूल के आगे जाके बेच आया, दूसरी बार उसने किसी आर्टिस्ट का सिग्नेचर करवा लिया उसके ऊपर, तीसरी बार उसने कुछ और कर दिया और कीमत उसकी बढ़ती चली गई। That is motivation. That is creativity and motivation, and your mind starts working. Something that you feel is impossible today, you might think that it will be possible tomorrow. The only thing is that whether your mind has started working towards that side or not. And you can develop your capacity immensely. I have n number of examples to give you in my